आज मैंने फैसला कर लिया, 100 वर्षों के लिए क्लोज्ड डोर कल्चरेशन में प्रवेश करूंगा। दुनिया में क्या हो रहा है अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। हान चिंग ने मेरे लिए जिक्सिया सेक्ट का सबसे उच्च स्तर का कल्चरेशन चैम्बर तैयार कर दिया। स्पिरिट स्टोन्स पहाड़ों की तरह जमा थे, एलिक्सर्स असंख्य रैक पर सजी पड़ी थी। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी घनी थी कि मानो धुंध बन चुकी हो। एक सांस लेते ही शरीर की सारी ठंड गायब हो जाती थी। लेकिन क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू करने से पहले मैं अकेला पीछे के पर्वतों की ओर गया। ल्यूशिया पीक की चोटी पर लियू शितो की कब्र थी। उसका मुख पूर्व दिशा की ओर था, जहां हर सुबह पहली सूर्य किरण उतरती थी। समाधि पत्थर पर लिखा था जिंक्सिया सेक्ट के ग्रैंड एल्डर लियू शितो की समाधि। अक्षर सादे थे, लेकिन उनमें अद्भुत दृढ़ता थी। उसके पास एक सीधी कतार में और भी कब्रें थी। ओल्ड झाओ और मेरे वे सभी पुराने साथी जो वर्षों पहले मुझे छोड़कर जा चुके थे। लेकिन सबसे बीच में एक और कब्र खड़ी थी और उस पर लिखा था जिंक्सिया सेक्ट के पूर्व पेट्रियार्क चेनशिन। मैं धीरे से झुक गया और अपनी ही कब्र पर एक मुट्ठी नई मिट्टी डाल दी। अपने ही मकबरे की सफाई करना, ये अजीब अनुभव मेरे लिए पहली बार नहीं था। मैं धीमे स्वर में बोला, मैं वापस आ गया हूँ। अफसोस तुम यह सुन नहीं सकते। पहली बार हमारी मुलाकात किसी और की कब्र में हुई थी और आज फिर से मुलाकात हुई, लेकिन इस बार तुम्हारी कब्र के सामने। क्या इसे एक पूर्ण चक्र कहा जा सकता है? हवा धीरे से कब्रों के ऊपर से गुजरी। जंगली घास हल्के हल्के कांपी, मानो वे भी पुरानी यादों को दोहरा रही हो। मैं खड़ा हुआ और इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीधे उस विशाल पत्थर के द्वार की ओर बढ़ गया जो मुझे अगले 100 वर्षों के लिए दुनिया से अलग करने वाला। धड़ाम, पत्थर का द्वार बंद हो गया और मेरी कल्टीवेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। इस जीवन में मेरे पास श्वानबिंग फिजिक था, साथ ही 3 जन्मों का अनुभव भी। कल्टीवेशन का रास्ता मेरे लिए अब बिल्कुल परिचित, और सबसे बड़ी बात, जिंक्सिया सेक्ट मेरी सहायता के लिए बिना किसी कीमत की परवाह किए संसाधन लुटा रहा था। स्पिरिट स्टोन्स भोजन की तरह खर्च हो रही थी, एलिक्सर्स पानी की तरह पी जा रही थी। समय बीतता गया, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और फिर पूरे 30 वर्ष गुजर गए। इन 30 वर्षों में मैं टोंगलिंग 5th लेयर के प्रारंभिक चरण से सीधे 5th लेयर ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया। मेरी प्रगति इतनी तेज थी कि मैं खुद भी चौंक गया। लेकिन तभी मैंने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि मैं जानता था तेजी से बढ़ना आसान है, लेकिन मजबूत नींव बनाना कहीं अधिक कठिन। मेरी बुनियाद चट्टान की तरह अडिग होनी चाहिए। पिछले जीवन में 5th ग्रेड लिंगताई को भी असाधारण प्रतिभा माना जाता था, यहाँ तक कि लियू गुई जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी सिर्फ 6th ग्रेड लिंगताई तक ही पहुंच पाया। लेकिन इस जीवन में मेरा लक्ष्य उससे कहीं ऊंचा था। मुझे चाहिए था अपर 3rd ग्रेड लिंगताई, एक 7th ग्रेड लिंगताई, वही स्तर जिस पर केवल चू तियांग्सी जैसे युगों में एक बार जन्म लेने वाले सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग खड़े हो पाते थे। 3 जन्मों की साधना और 1 लाख फिजिक पॉइंट्स की नींव, फिर मैं क्यों नहीं चू तियांग्सी जैसे प्रतिभाशाली लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता। यह सोचकर मैंने अपना ध्यान डिवाइन एबिलिटीज की ओर मोड़ दिया। अब जिंक्सिया सेक्ट में 3 सुप्रीम सेक्ट डिवाइन एबिलिटीज थी। पहली, वो जो मैं अपने पिछले जीवन में छोड़ गया था, गोल्डन सन सोर्स 9 हेवेंस, और उसके साथ 2 नई सुप्रीम डिवाइन एबिलिटीज जुड़ चुकी थी, मिरियड लॉज रिटर्न टू ओरिजिन और ग्रेट वॉइड डिवाइन थंडर। हान चिंग स्वयं मुझे इन डिवाइन एबिलिटीज का मार्गदर्शन देने आया। मैं उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब भावना जन्म ले रही थी, क्योंकि पिछले जीवन में ये सारी बातें मैंने ही इस लड़के को सिखाई थी। अब समय का चक्र पलट चुका था, गुरु और शिष्य की भूमिकाएं बदल चुकी थी और आज वही मेरा शिक्षक बनकर खड़ा था। एक महान गुरु का मार्गदर्शन और 3 जन्मों की मेरी अपनी नींव, इन दोनों के सहारे सिर्फ 20 वर्षों में मैंने दोनों सुप्रीम डिवाइन एबिलिटीज को पूर्णता तक पहुंचा दिया। इस बिंदु पर मेरे पास कुल 11 टॉप टियर डिवाइन एबिलिटीज, 18 ग्रेट डिवाइन एबिलिटीज और 15 माइनर डिवाइन एबिलिटीज थी। इतनी भयावह नींव कि समान स्तर का कोई भी कल्टीवेटर निराशा में डूब जाए। अब समय आ चुका था लिंगताई रेल्म में प्रवेश करने का। टोंगलिंग 6th लेयर का सार, अपने नेटल टैलिस्मैन को विस्तार देना था। 1 बार मोड़ो तो 1st ग्रेड लिंगताई, 9 बार मोड़ो तो 9th ग्रेड हेवन। मैंने अपनी चेतना को एक किया और फोल्डिंग शुरू कर दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 7 बार। 7वीं फोल्डिंग पूरी होते ही मेरे स्पिरिचुअल सी में असंख्य स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़े। बैंगनी आभा 3000 ली तक फैल गई और फिर धरती को चीरते हुए एक भव्य, विशाल, अत्यंत दिव्य 7th ग्रेड लिंगताई प्रकट हुआ। उस पर डिवाइन पैटर्न्स घूम रहे थे। उसकी उपस्थिति मात्र से दबाव उत्पन्न हो रहा था। अपर 3rd ग्रेड लिंगताई, प्रतिभा, युद्ध क्षमता, आक्रमण, रक्षा, हर पहलू में यह मिडिल और लोअर ग्रेड लिंगताई को कुचल देता था। पिछले जीवन में चू तियांग्सी ने इसी 7th ग्रेड लिंगताई के बल पर पूरे युग के प्रतिभाशालियों को दबा दिया था और अब मैं भी उसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। मैंने आंखें खोली और मुस्कुराया, लेकिन मैं क्लोज्ड डोर कल्चरेशन से बाहर नहीं निकला। हान चिंग ने वादा किया था कि जिक्सिया सेक्ट मुझे गोल्डन कोर रियलम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा। तो फिर मैं गोल्डन कोर तक पहुंचने से पहले बाहर क्यों निकलूं? जब बाहर निकलूंगा तो नान्यू के उन दोनों भाइयों को एक ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। समय फिर बहता गया और 40 वर्ष बीत गए। अनगिनत संसाधन मेरे ऊपर बरसते रहे। मेरी कल्टीवेशन लिंगताई अर्ली स्टेज से लिंगताई लेट स्टेज,
ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गई। अब गोल्डन कोर बस एक कदम दूर था। 100 वर्ष की अवधि लगभग पूरी होने वाली थी। मैं आखिरी धक्का लगाने ही वाला था। गोल्डन कोर फॉर्मेशन बस शुरू होने ही वाली थी। तभी एक आवाज असंख्य फॉर्मेशन को भेदती हुई सीधे मेरे क्लोज्ड डोर चेंबर में गूंज उठी। ताइजी अपर सेक्ट की आपात घोषणा। नान्यू में महाविनाश फैल चुका है। 10,000 डीमंस ने सीमा पर आक्रमण कर दिया है। सैकड़ों फोर्ट्रेसेस गिर चुकी हैं। वॉर गॉड टायरेंट सेक्ट अकेले स्थिति संभाल नहीं पा रहा। सभी राइचस सेक्ट्स से अनुरोध है, तुरंत सहायता के लिए शिष्यों को भेजा जाए। धड़ाम। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। मेरी आंखों में स्वर्णिम प्रकाश चमक उठा। नान्यू, अराजकता, फोर्ट्रेसेस का पतन। मैं झटके से खड़ा हो गया। क्लोज डोर चेंबर का पत्थर का द्वार गरजते हुए खुल गया। मैं सीधे मुख्य सभागार की ओर दौड़ा। वहां गोल्डन कोर रेल्म का एक संदेशवाहक आराम से चाय पी रहा था। मैंने पहुंचते ही पूछा, बाउटी फोर्ट्रेस, क्या वह अभी भी सुरक्षित है? संदेशवाहक लगभग चाय से घुट गया। वह खांसते हुए बोला, बाउटी फोर्ट्रेस, वह तो सबसे पहले गिरने वालों में था। कुछ पल सोचकर उसने जोड़ा, शाओयुए एज़्योर वुल्फ क्लैन का डीमन एम्परर प्रिंस खुद उस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उसका पहला लक्ष्य ही बाउटी फोर्ट्रेस था। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। वहां के लोग कहाँ हैं? फोर्ट्रेस के लोग। संदेशवाहक ने कंधे उचकाए। जो मर गए वे मर गए, जो बच सके वे भाग गए। अब कौन किसकी खबर रख रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। फैन शाओयू, चू शुआन, उनका क्या हुआ? संदेशवाहक ने उलझन से सिर हिलाया। उसे कुछ पता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। दिल में उठती हत्या की भावना को दबाया। समझ गया, धन्यवाद। इतना कहकर मैं तुरंत मुड़ गया। सीनियर ब्रदर, हानचिंग पीछे से दौड़ता हुआ आया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने बिना रुके उत्तर दिया। नान्यू। हानचिंग का चेहरा बदल गया। तुम पागल हो गए हो? वह डीमन एम्परर प्रिंस एंशिएंट डीमन एम्परर ब्लड लाइन रखता है। उसकी कल्टीवेशन गोल्डन बॉडी रेल्म के बराबर है और उसकी युद्ध क्षमता मानव जाति के 9 लेयर जीनियस के करीब पहुंच चुकी है। तुम वहां जाकर मरोगे। मैंने बिना हिचक जवाब दिया। मेरे भाई वहां हैं। हानचिंग चुप हो गया। कुछ क्षण बाद वह बोला, सीनियर ब्रदर, मेरी बात सुनो। नहीं, मैंने सीधे इनकार कर दिया। हानचिंग ने दांत भींच लिए। तुम मुझे हरा नहीं सकते और जब तक मैं अनुमति न दूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं रुक गया और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। हानचिंग ने लंबी सांस छोड़ी, फिर एक कदम पीछे हट गया। दोनों हाथ सीने पर बांधकर बोला, ठीक है, मैं अपनी कल्टीवेशन तुम्हारे स्तर तक दबा देता हूँ। लिंगताई लेट स्टेज। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। सच? हानचिंग मुस्कुराया। सच। अगले ही क्षण हम दोनों मार्शल अरीना में खड़े थे। हानचिंग की आभा नीचे गिरी और स्थिर होकर लिंगताई ग्रेट परफेक्शन पर रुक गई। मिरियड लॉज सेंट फिजिक बनाम जुआनबिंग फिजिक इनेट डिवाइन फिजिक बनाम एक्वायर्ड फिजिक। मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं। धम! एक भारी विस्फोट गूंजा। मैं लगातार 5 कदम पीछे खिसक गया, जबकि हानचिंग सिर्फ आधा कदम पीछे हटा। अंतर स्पष्ट था। जुआनबिंग फिजिक शक्तिशाली, लेकिन आखिरकार वह एक एक्वायर्ड फिजिक था और मेरा बॉडी फर्नेस भी सिर्फ एक नकली संस्करण था। अगर मैं सचमुच एंशिएंट फ्लेम एम्परर के ग्रेट वॉइड एंशिएंट फर्नेस से निकला होता तो शायद ऐसे इनेट सेंट फिजिक के सामने भी बराबरी से खड़ा हो सकता था। लेकिन मेरी आंखों में युद्ध की ज्वाला जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि और भड़क उठी। मैंने अब सीधे टकराने का विचार छोड़ दिया। अगले ही पल मैंने अपनी 11 टॉप टियर डिवाइन एबिलिटीज एक साथ सक्रिय कर दी। गोल्डन सन सोअर्स 9 हेवेंस, नेदर एटर्नल हैंड, ट्रू मार्शल, ग्रेट थंडरबोल्ट, टायरेंट माउंटेन अपरूटिंग और बाकी सभी टॉप टियर डिवाइन एबिलिटीज एक साथ फट पड़ी। क्षण भर में 11 डिवाइन एबिलिटीज एक चमचमाती प्रलयंकारी धारा में बदल गई। पूरा मार्शल अरीना रंग बिरंगी दिव्य शक्तियों से भर उठ। यहाँ तक कि अरीना की माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भी कांपने लगी। हानचिंग की आंखों में प्रशंसा की एक झलक उभरी, लेकिन उसने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने बस एक हाथ उठाया और फिर सिर्फ एक डिवाइन एबिलिटी का प्रयोग किया। मिरियड लॉज रिटर्न टू ओरिजिन। उसके सामने एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। अगले ही क्षण मेरी सारी डिवाइन एबिलिटीज उस भंवर की ओर खींचने लगी। वे आपस में मिलने लगी, घुलने लगी, टूटने लगी और धीरे धीरे निष्प्रभावी होती चली गई। इतना ही नहीं, उनकी शक्ति वापस मेरी ओर पलटने के संकेत भी देने लगी। दोनों पक्ष एक अजीब गतिरोध में फंस गए। तभी हानचिंग ने अचानक अपनी डिवाइन एबिलिटी वापस ले ली। वह हल्का सा मुस्कुराया और हाथ हिलाकर बोला, बस सीनियर ब्रदर, तुम जा सकते हो। मैं ठिठक गया। क्या मतलब? हानचिंग हंसा। तुम्हारे पास इतनी गहरी मैजिक पावर है, इतनी भयावह डिवाइन सेंस है। अगर मैं फिर भी तुम्हें सेक्ट में कैद रखूं तो मैं एक छोटे दिल वाला सेक्ट मास्टर लगूंगा। मैंने आंखें सिकोड़ ली। तुमने जानबूझकर हाथ रोका है? हानचिंग मुस्कुराया। तो तुमने पकड़ लिया। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बोला, तुम मेरे गुरु जैसे हो। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर पूछा, किस बात में? हानचिंग ने उत्तर नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया, फिर मुड़ा और शिष्यों को आदेश दिया, सबसे बेहतरीन स्पिरिट शिप तैयार करो। मार्शल अंकल को नान्यू पहुंचाया जाए। कुछ ही देर बाद स्पिरिट शिप आकाश में उड़ चुकी थी। बादलों को चीरते हुए वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही थी। दूर से हानचिंग की आवाज सुनाई दी, सीनियर ब्रदर, वापस आना मत भूलना। जिनशिया सेक्ट अभी भी तुम्हारे 2 इच्छाओं का ऋणी है। मैं जहाज के अग्रभाग पर खड़ा था। मेरी निगाहें दक्षिणी क्षितिज पर टिकी थीं। चुशुएन, फान शाओयू, मैं आ रहा हूँ। हवा से मेरा वस्त्र फड़फड़ा रहा था, लेकिन मेरे मन
में पूर्ण आत्मविश्वास नहीं था। मैं जानता था कि 7th ग्रेड लिंगताई भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन डीमन एम्परर प्रिंस जैसे शत्रु के सामने ये अभी भी पर्याप्त नहीं था। मुझे मदद चाहिए थी और मेरे मन में पहला नाम उभरा, मेंग झांग, लिंगलोंग हार्ट वाला महान विद्वान, धर्म और न्याय का प्रतीक। अगर वह मेरी सहायता करे तो हमारी जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ समय बाद मेरे सामने प्रकट हुआ सुप्रीम चिंगयांग सेक्ट, विशाल पर्वतों के बीच स्थित एक भव्य सेक्ट। चारों ओर अमर ऊर्जा तैर रही थी, दृश्य मानो स्वर्ग जैसा था। मुख्य द्वार पर मौजूद शिष्य ने मुझे सिर्फ एक लिंगताई रियलम कल्टीवेटर समझा। वह मुझे भगाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर मेरे सिर के ऊपर तैरते हुए 7th ग्रेड लिंगताई पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं, वह स्तब्ध रह गया। अपर 3rd ग्रेड लिंगताई, यहाँ तक कि चिंगयांग सेक्ट में भी ये ट्रू डिसाइपल बनने की योग्यता का प्रतीक था। उसका रवैया तुरंत बदल गया। वह आदर पूर्वक झुक गया और अंदर सूचना देने दौड़ पड़ा। लेकिन जो उत्तर वापस आया उसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेंग फूजी क्वेश्चनिंग दाओ कॉन्फ्रेंस से लौटने के बाद 600 वर्षों के डेड सिक्लूजन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने शपथ ली है जब तक जिनशेंग रियलम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक सिक्लूजन से बाहर नहीं आएंगे। मैं कुछ देर मौन खड़ा रहा। फिर मैंने एक जेड स्लिप निकाली जिसमें श्वानवू ट्रू टेक्निक दर्ज, साथ ही एक पत्र भी छोड़ दिया। मैंने द्वारपाल से कहा, जब मेंग फूजी सिक्लूजन से बाहर आए तो कृपया ये उन्हें दे देना। फिर मैं मुड़ा और पर्वत से नीचे उतरने लगा। मैं पहाड़ से नीचे उतरने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर कहा, अगर मेंग झांग पूछे तो बस इतना कहना, एक पुराने मित्र का शिष्य यहाँ आया था। इतना कहकर मैं चला गया। अब मेंग झांग की राह बंद हो चुकी थी। मेरे पास समय नहीं था, इसीलिए मैं तुरंत अपने अगले गंतव्य की ओर निकल पड़ा, हेवनली डीमन वैली बैटलफील्ड। मैं वहां पहुंचकर किस्मत के भरोसे बैठने वाला नहीं था। सीधे डीमन किंग चैरियट के सामने जाकर बैठ गया। 3 जन्मों की स्मृतियों को आधार बनाकर, अपने रक्त को माध्यम बनाकर, मैं दिन रात बिना सेंस से उस सोई हुई आर्टिफैक्ट स्पिरिट को पुकारने लगा। मेरे पास 10 साल इंतजार करने का समय नहीं था, 20 साल इंतजार करने का भी नहीं। हर गुजरता पल शायद मेरे भाइयों की जिंदगी कम कर रहा था। यह मेरे और डीमन किंग चैरियट के बीच एक बड़ा जुआ था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 7 रातें लगातार बीत गई। मेरी डिवाइन सेंस लगभग समाप्त हो चुकी थी। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। आखिरकार जब मैं हार मानने वाला था और अकेले नान्यू जाने का निर्णय ले चुका था, तभी एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज भारी थी, उनींदी थी और बेहद परिचित। अजीब है, तुम बहुत जाने पहचाने लगते हो। मैं झटके से मुड़ा और अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं। डीमन किंग चैरियट के ऊपर एक गोल मटोल बाघ जैसे चेहरे वाला छोटा सा फैंटम अपनी आंखें मल रहा था। वह था माओ दुई, वही आर्टिफैक्ट स्पिरिट, वही पुराना साथी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं उत्तर भी नहीं दे पाया था कि अचानक धड़ाम, पूरा डीमन किंग चैरियट कांप उठा। उसके भीतर छिपे हुए अनगिनत डाओ रून्स एक एक करके जगमगाने लगे। असीम डीमन छी आकाश की ओर फट पड़ा, मानो हजारों वर्षों से सोया हुआ एक प्राचीन डिवाइन आर्टिफैक्ट आखिरकार जाग उठा हो। वह पूरी तरह पुनर्जीवित हो चुका था। चलो, मैं बिना हिचक सीधे चैरियट पर कूद गया, उससे पहले कि आसपास के महान कल्टीवेटर्स इस घटना को महसूस कर पाते। डीमन किंग चैरियट प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में गायब हो गया। निर्जन पर्वतों के ऊपर एक इंसान और एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट 3 जन्मों को पार करती हुई अपनी पुनर्मुलाकात पूरी कर चुके थे। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? माओ दुई कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ बातें याद हैं, बहुत सी बातें भूल चुका हूँ। मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। बहुत लंबे समय तक उसकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। फिर वह बोला, तुम मुझसे बहुत मिलते जुलते हो, लेकिन तुम वही नहीं हो। मैं मुस्कुराया, मेरे चेहरे पर हल्की सी राहत उभरी। तो फिर आओ दोबारा परिचय करते हैं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम लेजू है। कुछ क्षण रुककर मैंने गंभीर स्वर में कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नान्यू चलो। मुझे वहां से कुछ लोगों को वापस लाना है। ट्रांसमिशन एरे की रोशनी चमकी और अगले ही पल मैं एक ऐसी भूमि पर खड़ा था जो परिचित भी थी और अजनबी भी। मेरे सामने विशाल किलेबंदी खड़ी थी, लेकिन किले की दीवारों के नीचे डेमोनिक बीस्ट्स का सैलाब उमड़ रहा था और दीवारों के ऊपर आयरन बोन सेक्ट के शिष्य लोहे की एक अटूट दीवार बनकर खड़े थे। उनमें 9 ज़्वानबिंग फिजिक धारक सबसे अधिक चमक रहे थे और 2 गोल्डन कोर रेल्म ज़्वानबिंग फिजिक कल्टीवेटर्स युद्ध के देवताओं जैसे दिखाई दे रहे थे। उनका हर मुक्का दर्जनों डिमोनिक बीस्ट को चकनाचूर कर देता था। उनकी हड्डियां लोहे जैसी थीं, उनका संकल्प इस्पात जैसा। वाकई आयरन बोन सेक्ट की प्रतिष्ठा झूठी नहीं थी। उन्हें देखकर इस सेक्ट के प्रति मेरा दृष्टिकोण अनजाने में बदलने लगा। उसी समय मेरे स्पिरिचुअल सी के भीतर माओ दुई उत्साह से गरजा, मालिक मुझे बाहर निकालो, ग्रेट डीमन डिवाउरिंग हेवन फॉर्मेशन खोलो, इन सबको निगल जाने दो। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम मेरी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड हो। लेकिन तभी किले की दीवार के एक कोने से विस्फोट की आवाज गूंज उठी। धड़ाम, वहां की फॉर्मेशन टूट चुकी थी और उसी दरार से 7 भयानक डिमोनिक बीस्ट अंदर घुस आए। उनकी शक्ति लिंगताई रेल्म के बराबर थी। वे पागलों की तरह टूट पड़े। क्षण भर में दर्जनों कल्टीवेटर्स उनके पंजों के नीचे मर गए। तभी आयरन बोन सेक्ट के एक एल्डर की गर्जना गूंजी, तुम लोग जाओ और उस दरार को बंद करो। अभी अभी टेलीपोर्ट हुए
कल्टीवेटर्स की ओर इशारा करते हुए उसने आदेश दिया और सबसे पहले मैं आगे बढ़ा। शुआन वू ट्रू फॉर्म। धड़ाम। मेरा शरीर तुरंत बदल गया। मैं एक पागल प्राचीन दैत्य की तरह सीधे बीस्ट होर्ड में घुस गया। एक मुक्का, धम, एक डिमोनिक बीस्ट का सिर फट गया। एक चीरा, उसका शरीर 2 हिस्सों में बांट गया। एक टक्कर, मैंने दूसरे बीस्ट का हृदय निकाल लिया और उसे अपने हाथों में ही कुचल दिया। खून, मांस, हड्डियां चारों ओर उड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वे 7 भयानक डेमोनिक बीस्ट मांस के ढेर में बदल चुके थे। मैं शवों के पहाड़ के बीच खड़ा था, पूरा शरीर खून से लथपथ, मानो नरक से निकलकर आया कोई छुरा हो। आसपास मौजूद हर व्यक्ति मुझे देखकर कांप उठा। मैं गर्जा, क्या देख रहे हो? दरार बंद करो। मेरी दहाड़ ने सबको होश में ला दिया। कुछ समय बाद डिमोनिक बीस्ट टाइड पीछे हट गई और तब मेरी पहचान आखिर उजागर हो गई। आयरन हैंडेड बुचर, आयरन बोन सेक्ट का एक कल्टीवेटर जिसकी आभा सबसे शक्तिशाली थी, मुझे खोजता हुआ आया। वह भी एक गोल्डन कोर रेल्म श्वानबिंग फिजिक था। उसने ठंडी आवाज में कहा, चीफ फोरमैन, मेरा उपकारक था। अगर उसने मुझे शवों के ढेर से उठाकर बॉडी फर्नेस में न डाला होता तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। वह मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम्हारे लिए वह एक दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन मेरे लिए वह जीवन दाता था। मैं चुप रहा। कुछ बातें तर्क से नहीं सुलझती। कुछ क्षण बाद वह फिर बोला, तुम और मैं एक दिन जरूर लड़ेंगे, लेकिन आज नहीं। उसकी आवाज बदल गई। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरा दिल धड़क उठा। वह बोला, तुम्हारे दोनों भाई फैन शाओयू और चूशुआन जिंदा हैं। उन्हें डीमन एम्परर प्रिंस ने जीवित पकड़ा है और शाओयू एज्योर वुल्फ क्लैन के मुख्य क्षेत्र में कैद रखा गया है। मेरी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसी क्षण दिल के भीतर से राहत की एक लहर भी उठी। जिंदा है, बस इतना काफी था। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अभी निकलने ही वाला था कि अचानक एक और खबर हाथ लगी। डीमन क्लैन की गुप्त योजना। डीमन एम्परर प्रिंस पहले ही 9 हेवन में पहुंच चुका था और वह वही तरीका दोहराने वाला था जिससे बाउटी फोर्ट्रेस नष्ट हुआ था। एक ही प्रहार और पूरा सेक्ट फॉर्मेशन ध्वस्त। उसके अधीन 4 महान युद्ध सेनापति थे, सोल हंटर, बोन हंटर, हार्ट क्रशर, हेवन बर्नर, चारों विशाल सेना लेकर आयरन बोन फोर्ट्रेस को चारों ओर से घेरने बढ़ रहे थे। एक तरफ मेरे भाइयों की जान थी, दूसरी तरफ पूरे शहर के लाखों लोगों का जीवन। माओ दुई बेचैन होकर गर्जा, मालिक एक चुनो, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर चू शुआन और फान शाओयू यहाँ होते तो वे भी कभी नहीं चाहते कि मैं इस शहर को छोड़ दूं। अगले ही पल मैं मुड़ा और बिजली की चमक बनकर आयरन बोन फोर्ट्रेस की ओर दौड़ पड़ा। मेरे भाई कुछ देर और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस शहर के लोग शायद अगला सूर्योदय भी न देख पाएं। अगर चू शुआन और फान शाओयू यहाँ होते तो वे भी मुझे दूसरा विकल्प चुनने को कहते, यानी इस शहर को बचाने का। मैंने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। दुश्मन हमला करने वाला है, तुरंत प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सक्रिय करो। मेरी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, लेकिन मेरी बात पूरी होते ही आसमान अंधेरा पड़ गया। अगले ही पल 9 आसमानों के पार से एक विशालकाय हथेली नीचे उतरी, मानो पूरा आकाश ही गिर पड़ा हो। धड़ाम! वह प्रहार सीधे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन पर आकर गिरा। पूरी फोर्ट्रेस कांप उठी। फॉर्मेशन की रोशनी बुरी तरह डगमगा गई। उसकी चमक लगभग बुझने लगी, लेकिन आखिरकार वह टूटने से बच गई। हमने पहला प्रहार झेल लिया था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चारों दिशाओं से आसमान छूती डीमन ची उठने लगी। 4 महान डीमन जनरल लाखों डीमनिक बीस्ट की सेना के साथ काले समुद्र की तरह उमड़ पड़े। दूसरी ओर आयरन बोन सेक्ट मास्टर और 10 एल्डर्स फॉर्मेशन बनाकर मुख्य युद्ध क्षेत्र में डीमन एम्परर प्रिंस को रोक रहे और शहर की दीवारों पर युद्ध पूरी तरह भड़क चुका था। सोल हंटर, हार्ट क्रशर, हेवन बर्नर, इन तीनों को शुआनबिंग फिजिक कल्टीवेटर्स अपनी जान पर खेल कर रोक रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था, बोन हंटर। उसके शरीर पर डेमोनिक बोन आर्मर चढ़ा हुआ था। उसकी रक्षा लगभग अभेद्य थी और उसका शरीर विनाश का साक्षात अवतार। वह मानव कल्टीवेटर्स की पंक्तियों में एक अनियंत्रित रथ की तरह घुसता जा रहा था। जहां भी उसका मुक्का पड़ता वहां मौत बरसती। हर प्रहार दर्जनों जाने ले रहा था। मैंने दांत भींच लिए और बिना हिचक सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। शुआन वू ट्रू फॉर्म। क्षण भर में मेरा शरीर बदल गया। मेरे सिर के ऊपर 7th ग्रेड लिंगताई प्रकट हुआ। स्वर्णिम प्रकाश और बैंगनी आभा आधे शहर को रोशन कर रही थी। बोन हंटर ने मेरी ओर देखा और बिना एक शब्द बोले मुक्का चला दिया। धड़ाम! उसकी मुट्ठी बिजली की तरह आई, हवा तक फट गई। मैंने दोनों हाथ क्रॉस करके रोकने की कोशिश, लेकिन उस प्रहार की शक्ति पहाड़ जैसी थी। मैं लगातार 5 कदम पीछे खिसक गया। मेरी बाहें सुन्न हो गईं, हथेलियां फट गईं, खून बहने लगा, लेकिन बोन हंटर रुका नहीं। दूसरा मुक्का। इस बार उसकी मुट्ठी पर डीमन ची जमा होकर एक विशाल भेड़िए के सिर का रूप ले चुकी थी। वह दहाड़ता हुआ मेरी ओर आया। मैंने फिर रोकने की कोशिश। धड़ाम! मैं फिर 5 कदम पीछे फेंका गया। मेरे पैरों के नीचे की पत्थर की जमीन टुकड़ों में टूट गई। एक बड़े रेल्म का अंतर सचमुच आकाश और पृथ्वी जैसा था। अगर मेरे पास 7th ग्रेड लिंगताई न होता जो उसकी शक्ति का बड़ा हिस्सा सोख ले रहा था, तो सिर्फ एक मुक्का मुझे गंभीर रूप से घायल कर देता। इस स्तर की शुद्ध शक्ति के सामने साधारण डिवाइन एबिलिटीज कागज जैसी लग रही थी। मेरे स्पिरिचुअल सी में माओ दुई बेचैन होकर चिल्लाया, मालिक मुझे बाहर निकालो, मैं उसे कुचल दूंगा। लेकिन मैंने फिर मना कर दिया।
दिया। अभी नहीं, ये ट्रम्प कार्ड आखिरी क्षण के लिए बचाकर रखनी होगी। उसी समय मुझे अचानक याद आया वह तकनीक जिससे मैंने कभी नाइन टेल्ड फॉक्स को हराया था। डो एक्सट्रीम, सभी डिवाइन एबिलिटीज को एक साथ सक्रिय करना और फिर उन्हें एक ही वार में विस्फोटित कर देना। सरल, सीधा, लेकिन भयानक रूप से शक्तिशाली। एक साधारण कल्टीवेटर अगर यह तकनीक एक बार इस्तेमाल करे तो शायद अपनी उम्र तक जला डाले, लेकिन मेरे पास 44 डिवाइन एबिलिटीज थी और उनमें से 11 टॉप टियर डिवाइन एबिलिटीज इस तकनीक के लिए चाहिए था। समुद्र जैसी मैजिक पावर, लेकिन मेरी मैजिक पावर साधारण कल्टीवेटर से 10 गुना अधिक थी और मेरी डिवाइन सेंस 11 गुना अधिक। मैंने निर्णय ले लिया, जुआ खेलना ही होगा। मैंने अपने शरीर की हर आखिरी बूंद शक्ति निचोड़ डाली। मैजिक पावर, वाइटल एनर्जी, डिवाइन सेंस, सब कुछ मेरे लिंगताई के ऊपर 44 डिवाइन एबिलिटी टोटम्स एक साथ चमक उठे। टाओ एक्सट्रीम, धड़ाम, मेरा 7th ग्रेड लिंगताई एक जलते हुए उल्का पिंड में बदल गया। हजारों रंगों की रोशनी फूटी। आग की लंबी पूंछ पीछे छोड़ते हुए वह सीधे बोन हंटर पर जा गिरा। इस प्रहार की भयावहता इतनी थी कि यहाँ तक कि डीमन कोर रेल्म का बोन हंटर भी मौत का खतरा महसूस कर बैठा। वह गरजा और तुरंत अपना डीमन कोर बाहर निकाल दिया। डीमन कोर और बोन आर्मर एक साथ जुड़ गए। उसने अपनी पूरी रक्षा शक्ति लगा दी। धड़ाम, लिंगताई और डीमन कोर टकराए। भयानक विस्फोट हुआ। हवा की लहरें पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गईं। बोन हंटर लगातार 10 कदम पीछे फेंका गया। हर कदम जमीन में एक गहरा गड्ढा बना रहा था। उसकी बोन आर्मर दरारों से भर चुकी थी। उसके डीमन कोर की चमक भी मंद पड़ गई थी, लेकिन वह फिर भी गिरा नहीं। उसने यह प्रहार झेल लिया। मेरी आंखों में पागलपन चमक उठा। एक बार काफी नहीं तो दूसरी बार सही। मैंने अपने शरीर की आखिरी बची हुई क्षमता भी निचोड़ डाली और फिर दाओ एक्सट्रीम दूसरी बार सक्रिय कर दिया। मेरा लिंगताई फिर एक बार जलते पर्वत की तरह आकाश से गिरा। धड़ाम, बोन हंटर ने दूसरा प्रहार भी झेल लिया, लेकिन इस बार उसकी बोन आर्मर का अधिकांश हिस्सा टूट चुका था। उसके मुंह से काले रंग का डीमन ब्लड फूट पड़ा। फिर भी वह खड़ा रहा। वह अभी भी नहीं गिरा और मैं अब लगभग समाप्त हो चुका था। मेरे शरीर का तेल खत्म हो चुके दीपक जैसा हाल था। शक्ति लगभग शून्य हो चुकी थी, लेकिन मेरे पीछे अब भी मानव जाति की पूरी सेना खड़ी थी। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। एक के बाद एक मानव सैनिक गिर रहे। शहर की दीवारें टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। खून और आग मिलकर इस युद्ध भूमि को नरक बना चुके थे। उसी क्षण मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा मन पहले कभी इतना दृढ़ नहीं था। हे लिंगताई, हे मेरे द्वारा खोजे जा रहे महान डाओ, मुझे शक्ति दो। मैं अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूँ। मानो 7th ग्रेड लिंगताई ने मेरी पुकार सुन ली। उसने भीतर की ओर तलाश शुरू कर दी। सारा स्वर्णिम प्रकाश और बैंगनी आभा पागलों की तरह सिमटने लगी। वह क्षण जिसका मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था आखिर आ गया था। ब्रेक थ्रू, स्वर्णिम प्रकाश सिमट गया। आभा गोलाकार होने लगी और फिर मेरे डांटियन के भीतर एक चमकदार गोल्डन कोर धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसकी सतह पर 1, 2, 3, 6 स्पष्ट डैन पैटर्न्स उभर आए। 6 ग्रेड गोल्डन कोर। यह जानना जरूरी था कि इतने शक्तिशाली आयरन बोन सेक्ट मास्टर के पास भी सिर्फ 6 ग्रेड गोल्डन कोर ही था और अब मैं भी उसी स्तर पर पहुंच चुका था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा था। मैंने एक पूरी बड़ी सीमा पार कर ली थी। मैं आधिकारिक रूप से गोल्डन कोर रेल्म में प्रवेश कर चुका था। उस पल मेरी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। मैजिक पावर, डिवाइन सेंस, फिजिकल बॉडी, हर चीज कई गुना मजबूत हो गई और वह नवजन्म 6 ग्रेड गोल्डन कोर ब्रेक थ्रू की अपार शक्ति लेकर अपने आप बोन हंटर के डीमन कोर की ओर जा टकराया। धड़ाम, एक भयंकर विस्फोट हुआ। बोन हंटर का डीमन कोर सीधे हवा में उछल गया। उसकी डीमन ची बिखर गई। मौका देखकर मैंने फिर से सक्रिय किया स्वानवू ट्रू फॉर्म, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अब असली लड़ाई शुरू हुई थी। मैंने एक मुक्का मारा। धड़ाम, सीधे उसकी बोन आर्मर को भेद दिया। मुक्के की शक्ति उसके शरीर को पार करती हुई पीछे की जमीन में एक विशाल गड्ढा बना गई। दूसरा मुक्का, कड़क, उसकी एक बांह टूट गई। हड्डियों के टुकड़े आर्मर की दरारों से बाहर उड़ने लगे। तीसरा मुक्का, धड़ाम, उसकी कंधे की हड्डी चकनाचूर हो गई। बोन हंटर का विशाल शरीर एक ओर झुक गया। वह लगातार पीछे हटने लगा। अब वह सचमुच क्रोधित हो चुका था। उसकी आंखों में खूंखार आग जल उठी। उसका डीमन कोर फिर चमकने लगा। वह अपनी टूटी हुई बोन आर्मर को दोबारा ठीक करना चाहता था, लेकिन मैं उसे यह मौका कैसे दे सकता था। मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा और फिर एक के बाद एक मुक्के बरसाने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर मुक्का सीधे मांस पर पड़ रहा था। हर मुक्का हड्डियां तोड़ रहा था। हर मुक्का उसके शरीर को और अधिक चूर चूर कर रहा था। लेकिन बोन हंटर भी पूरी तरह पागल हो चुका था। वह दर्द से दहाड़ता रहा, अपनी टूटी हुई बाहों को घुमाता रहा और बिना किसी परवाह के मुझ पर हमला करता रहा। यह अब तकनीकों की लड़ाई नहीं थी, यह दो राक्षसों की लड़ाई थी। खून के बदले खून, घाव के बदले घाव, एक दूसरे को मारने की जिद वाली लड़ाई। किले की दीवारों पर खून की नदियां बह रही थीं। सोल डवोरर, ग्रेव फ्लेम और हार्ट शेटरर, ये तीनों डीमन जनरल्स मानो अजेय विनाश के देवता बन चुके थे। जहां से वे गुजरते वहां सिर्फ मौत बचती। आयरन बोन सेक्ट के डाउ सोल्जर्स झुंड के झुंड गिर रहे थे। तलवार जैसे कठोर शरीर और धातु जैसे योद्धा पल भर में टुकड़ों में बिखर रहे थे। लाशों का ढेर दीवार के टूटे हिस्सों को भर चुका था। दूसरी ओर दो गोल्डन कोर रेल्म के श्वानबिंग फिजिक योद्धा अपनी जान लगाकर लड़
लड़ रहे थे। एक ने सोल डिवॉरर को रोका हुआ था, दूसरे ने ग्रेव फ्लेम को। गोल्डन कोर बनाम डीमन कोर, ज़ॉम्बिंग फिजिक बनाम डीमन बोन। आसमान में डिवाइन एबिलिटीज की चमक लगातार टकरा रही थी। हर विस्फोट पूरी दीवार को हिला देता। अचानक सोल डिवॉरर ने अपना मुंह खोला और एक भयावह काली रोशनी की किरण बाहर निकाली। गोल्डन कोर योद्धा ने तुरंत अपना नेटल आर्टिफैक्ट सक्रिय किया, लेकिन उस आर्टिफैक्ट की चमक नंगी आंखों से दिखने वाली गति से क्षीण होने लगी। वह काली शक्ति उसे लगातार खा रही थी। उधर ग्रेव फ्लेम की स्थिति भी उतनी ही खतरनाक थी। उसकी डीमन फायर आकाश भर में फैल चुकी थी। ज़ॉम्बिंग फिजिक की सुरक्षात्मक स्वर्णिम आभा धीरे धीरे जल रही थी। बर्फीली शक्ति टूट रही थी, रक्षा बिखर रही थी। लेकिन सबसे भयानक युद्ध हार्ट शैटरर की तरफ चल रहा था। इस डीमन जनरल को रोकने के लिए पहले ही 6 लिंगताई रेल्म डाओ सोल्जर्स अपनी जान दे चुके थे। अब सिर्फ 3 लिंगताई रियलमू एक्सोम्बिंग फिजिक योद्धा बचे थे। वे उसे चारों तरफ से रोके हुए थे। तीनों का शरीर खून से लथपथ, उनके कवच टूट चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखों में मौत से भी मजबूत संकल्प था। अगले ही पल तीनों ने एक साथ सीक्रेट टेक्निक सक्रिय कर दी। उन्होंने अपनी उम्र जलानी शुरू कर दी। उनकी लाइफ फोर्स टूटे बांध के पानी की तरह बहने लगी, लेकिन उनकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। ऊपर और ऊपर, अपने जीवन की सबसे ऊंची सीमा तक उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि इस किले पर मानव जाति की अटूट इच्छा शक्ति कायम रह सके। मारो! तीनों एक साथ गरजे। अचानक 3 अलग अलग प्रकाश धाराएं एक हो गईं और बदल गईं एक विशाल प्रकाश भाले में। वह हवा को चीरता हुआ तेज चीख जैसी आवाज निकाल रहा था, सीधे हार्ट शैटरर की ओर। हार्ट शैटरर ने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई। असीम डीमन छी उमड़ पड़ी और उसके सामने एक विकराल बोन शील्ड बन गया। धड़ाम! बोन शील्ड एक ही झटके में टूट गया, लेकिन प्रकाश भाला रुका नहीं। वह सीधा आर पार निकल गया। हार्ट शैटरर की भारी डीमन बोन आर्मर भेद दी गई। भाला उसके शरीर को चीरते हुए पीछे निकल गया। धड़ाम! बोन आर्मर फट गई। हजारों टुकड़े चारों ओर उड़ गए और तब सभी ने पहली बार उस कवच के नीचे छिपा चेहरा देखा। वह चेहरा भयावह था, विकृत, पागल। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अजीब डीमन मार्क्स माथे से ठोड़ी तक फैले हुए थे। त्वचा के नीचे काली नसें कीड़ों की तरह फड़क रही थीं। उसका चेहरा भले ही बदल चुका था, लेकिन उसकी रूपरेखा अब भी पहचानी जा सकती थी। और वही पहचान सबके दिलों पर हथौड़े की तरह गिरी। एक बूढ़े सैनिक की आंखें फैल गईं, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अविश्वास में चीख पड़ा, चुशुएन! वो जिन गैंग सेक्ट के सीनियर ब्रदर चुशुएन हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन उन्हें तो 100 साल पहले डेमन प्रिंस पकड़कर ले गया था। फिर वो यहाँ कैसे हैं? और उनकी ये हालत कैसे हो गई? किसी की आवाज कांप उठी, हमारे डाओ सोल्जर्स अपने ही लोगों पर हमला कैसे कर सकते हैं? दीवारों पर फैली दहशत डीमन प्रिंस के लिए सबसे सुखद उत्तर थी। आकाश में उसकी घमंडी और कान चीर देने वाली हंसी गूंज उठी। वह हंसते हुए बोला, हा 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 हा, इस प्रिंस ने मानवों के बॉडी रिफाइनिंग फर्नेस की नकल की और एक डीमन रिफाइनिंग फर्नेस बनाया। तुम जिन डाओ सोल्जर्स पर इतना गर्व करते हो, मैंने उन्हें उसी में फेंक दिया। फिर उन्हें आधा इंसान और आधा दानव बना दिया। उनके शरीर को बीस्ट बना दिया और उनके दिल को डीमन में बदल दिया, ताकि वे सिर्फ मेरे आदेश मानने वाली हत्या की मशीनें बन जाएं, ताकि वे अपने ही हाथों उस सब कुछ को नष्ट करें जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी रक्षा की थी। अपने ही साथियों का वध करें जिन्हें बचाने के लिए वे कभी जान देने को तैयार थे। यही है वह अनंत नरक जो मैंने उन्हें उपहार में दिया है। किसी को मारना आसान है, लेकिन उसके दिल को तोड़ना वही असली कला है। डीमन प्रिंस की यह बात बर्फ जैसे ठंडे पानी की बाल्टी बनकर सबके दिलों पर गिरी। एक पल में अनगिनत लोगों का युद्ध करने का साहस बुझ गया। इसीलिए नहीं कि वे लड़ नहीं सकते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि जो कभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, वही आज उनके सामने कसाई बनकर खड़े थे। यह दर्द किसी भी हार से ज्यादा भयानक। उधर 2 गोल्डन कोर रियलम श्वांगबिंग फिजिक योद्धाओं ने भी इस भयानक सच की पुष्टि कर दी। वे दहाड़ उठे, अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और जैसे ही उनके प्रतिद्वंद्वी पागलपन में एक पल के लिए खुल गए, उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली डिवाइन एबिलिटी सीधे उनके चेहरों पर दे मारी। धड़ाम! सोल डिवाउरर का मुखौटा टूट गया। धड़ाम! ग्रेव फ्लेम का मुखौटा भी चकनाचूर हो गया और अगले ही पल पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। आयरन फिस्ट सीनियर, वो आयरन बोन सेक्ट के आयरन फिस्ट सीनियर हैं और वो जिन गैंग सेक्ट के कॉपर वॉल एल्डर। एक के बाद एक पहचाने हुए चेहरे सामने आने लगे। वे चेहरे जो कभी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक थे, लेकिन अब उनमें सिर्फ खालीपन था और असीम हत्या की प्यास। उसी क्षण मानव सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया और मेरा दिल भी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। क्या सचमुच वो तुम हो? मैंने सामने खड़े बोन हंटर को घूरा। उसकी लड़ने की शैली मुझे बेहद परिचित लग रही थी, जैसे मैं अपने किसी बहुत करीबी को देख रहा हूँ। मेरा भाई, क्या सच में तुम हो? इस समय उसकी बोन आर्मर का अधिकांश हिस्सा मेरे हाथों टूट चुका था, लेकिन उसका चेहरा अब भी मजबूत कवच के पीछे छिपा हुआ था। वह मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अचानक उसका हिंसक मुक्का फिर मेरी ओर आया, लेकिन इस बार मैं नहीं हटा। मैंने अपनी छाती तान दी और वह प्रहार सीधे झेल लिया। कड़क हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन उसी झटके का फायदा उठाकर मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने अपना सारा बल, सारा क्रोध
सारा दर्द और सारा असंतोष अपने दाएं मुक्के में समेट लिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चेहरे के कवच पर प्रहार कर दिया। कड़ाक भारी कवच पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसके पीछे छिपा चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वह चेहरा भी विकृत, उस पर डीमन मार्क्स फैले हुए थे, लेकिन मैं उसे एक नजर में पहचान गया। फैन शाओयू, बाओटी सेक्ट का पूर्व यंग सेक्ट मास्टर, मेरा शपथ लिया हुआ भाई फैन शाओयू। मेरा मुक्का हवा में ही रुक गया। अब मैं उसे नीचे नहीं ला पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठ रहे क्रोध और दुहक से। डीमन प्रिंस, तू कितना निर्दयी है, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। फैन शाओयू, ध्यान से देख, मैं कौन हूँ? मैं ले जू हूँ, तुम्हारा भाई। यह वही भूमि है जिसकी रक्षा करने की हमने कसम खाई थी, लेकिन मुझे जवाब में सिर्फ जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी। फैन शाओयू की आंखों में रत्ती भर भी चेतना नहीं बची थी। अगले ही पल ड्रैगन एलिफेंट ग्रेट स्ट्रेंथ टेक्निक की शक्ति से भरा हुआ एक भयंकर मुक्का मेरी छाती पर आ गिरा। धड़ाम! मैं नहीं हटा, मैं नहीं झुका। मैंने वह प्रहार सीधा सह लिया। खून हवा में बिखर गया और तभी पूरा आसमान कांप उठा। गूंजती हुई एक दर्द भरी आवाज स्वर्ग तक फैल गई। हेवन लॉकिंग डीमन सप्रेशन फॉर्मेशन कराह उठा। कड़क 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 पूरी फॉर्मेशन टुकड़ा टुकड़ा होकर टूटने लगी। दसों एल्डर्स टूटी पतंगों की तरह आसमान से गिर पड़े। सेक्ट मास्टर की हालत और भी बुरी थी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ और वे बेहोश होकर धरती पर गिर चुके थे। तभी टूट चुकी फॉर्मेशन के बीच से एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके हाथ में काले दर्पण जैसी सतह वाला एक वुल्फ हेड ब्रॉन्ज मिरर था। चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी नीली आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई तुच्छ कीड़ा हूं। वह धीरे से किले की दीवार पर उतरा। फिर उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। आयरन हैंड बटरर, मैंने जो उपहार तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्या वह तुम्हें पसंद आया? मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। मेरी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। डीमन प्रिंस हल्के से मुस्कुराया, फिर ठंडी आवाज में बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, दुखी मत हो। डीमन प्रिंस की आवाज धीमी और क्रूर, बहुत जल्द तुम भी इनकी तरह बन जाओगे, मेरे अधीन एक डीमन जनरल, और फिर तुम अपने ही मानव साथियों पर तलवार उठाओगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फैन शाओयू का मुक्का फिर मेरी ओर आ गया। अब का फैन शाओयू पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर डाओ सोल्जर की शक्ति और डीमन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का मिश्रण बन चुका था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि वह किसी राक्षसी आपदा जैसा लग रहा था। दूर खड़ा डीमन प्रिंस अपने होंठों पर मुस्कान लिए देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसा उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वह इंतजार कर रहा था उस पल का जब दो भाई एक दूसरे का खून बहाएंगे, जब मांस और खून चारों तरफ बिखर जाएगा। लेकिन उसी क्षण जब फैन शाओयू का मुक्का मेरी छाती को छूने ही वाला था, मेरी आंखों में एक दृढ़ चमक उभरी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन यह हार मानना नहीं था। यह अपनी सारी शक्ति और सारी इच्छा शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित करना था। मेरे मन में एक ही विचार गूंजा, तू पागल कमीना, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था जिस पल तू अपनी जीत पर घमंड करने लगे। अगले ही पल मैं हरकत में आ गया। असेंडिंग इमॉर्टल स्टेप। मेरे पैर की नोक फैन शाओयू की मुट्ठी पर भूत की तरह टिकी और फिर मेरा शरीर प्रकाश की एक धारा बन गया, इतनी तेज कि नंगी आंखें उसे पकड़ भी नहीं सकती थीं। मैंने उसी प्रहार की शक्ति का सहारा लिया और सीमा से परे गति के साथ एक ही पल में दूरी को पार कर गया। अचानक मैं डीमन प्रिंस के ठीक सामने प्रकट हुआ। नेदर इटर्नल हैंड, ट्रू मार्शल थंडरबोल्ट। मेरा बायां हाथ बिजली की चमक से भर उठा, मेरा दायां हाथ काली ऊर्जा से लिपट गया। दो सर्वोच्च डिवाइन एबिलिटीज मेरे गोल्डन कोर रेल्म की पूरी शक्ति के साथ एक साथ फट पड़ी और सीधे डीमन प्रिंस के चेहरे की ओर बढ़ी। डीमन प्रिंस की आंखों में हल्की सी दिलचस्पी चमकी। ओह, तो तुम्हारा असली निशाना मैं हूँ। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके होंठों पर अब भी वही उपहास भरी मुस्कान थी। एक मामूली गोल्डन कोर मुझ पर मुक्का उठाने की हिम्मत करता है? तुम अपनी औकात से बहुत आगे बढ़ रहे हो। उसने बेहद लापरवाही से अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण चांदनी जैसी चमक से बना एक प्रकाश ढाल उसके सामने प्रकट हो गया। धड़ाम! बिजली फटी, काली ऊर्जा विस्फोट हुई, पूरी युद्ध भूमि कांप उठी। लेकिन वह ढाल जरा भी नहीं हिली। वह अब भी पहाड़ की तरह स्थिर खड़ी थी। डीमन प्रिंस की मुस्कान और गहरी हो गई। निराशा महसूस हो रही है, उसने तिरस्कार से कहा। मेरी नसों में स्काई वुल्फ एम्परर की रक्त रेखा बहती है। समान रेल्म में भी मैं अजेय हूँ और यहाँ हमारे बीच एक पूरा मेजर रेल्म का अंतर है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं। मैं बस मुक्का मारता रहा। एक मुक्का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर गोल्डन रैम सोर्स टू द 9th हेवन, ईयर्स स्प्रिंग, वज्रा फ्लोटिंग डीमन। एक के बाद एक मेरी डिवाइन एबिलिटीज पागलों की तरह उस प्रकाश ढाल पर बरसने लगी। लेकिन हर प्रहार सिर्फ हल्की सी लहर पैदा कर पाया। ढाल अब भी अडिग खड़ी थी। मैंने दांत भींच लिए और फिर अपना 6th ग्रेड गोल्डन कोर भी बाहर निकाल लिया। धड़ाम! गोल्डन कोर पूरी ताकत से ढाल से टकराया, लेकिन उससे भी सिर्फ एक हल्का कंपन पैदा हुआ, बस इतना ही। हा। डीमन प्रिंस आसमान की ओर सिर उठाकर हंस पड़ा। उसने दोनों बाहें फैला दी और मेरे संघर्ष का आनंद लेने लगा। मुझे सबसे ज्यादा मजा तुम जैसे लोगों को देखकर आता है, जो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते। उसी क्षण मेरी आंखों में सुनहरी चमक कौंधी। यही मौका है। मैंने अचानक
अचानक मुंह खोला और पूरी ताकत से दहाड़ा, माओदान, इसे अभी कुचल डाल। अगले ही पल मेरे डेंटियन से एक चमकदार सुनहरी रोशनी बाहर निकली। वह प्रकाश हवा में फैलता गया और फिर एक विशाल भव्य डीमन किंग चैरियट में बदल गया। उसके ऊपर डॉ रनिस बह रहे थे। डिवाइन लाइट चारों ओर फैल रही थी। यह कोई साधारण आर्टिफैक्ट नहीं था, यह था डाओ आर्टिफैक्ट, एक ऐसा डाओ आर्टिफैक्ट जिसे स्वयं 9 हेवेंस डीमन गॉड ने बनाया था। और जब गति अपनी सीमा पर पहुंच जाए तो वही शक्ति बन जाती है। इतनी नजदीकी दूरी और डीमन प्रिंस का सबसे लापरवाह क्षण, उसकी रक्षा सबसे कमजोर थी। इस हमले से बचना असंभव था। माओदन की दहाड़ आसमान चीर गई। स्पीड ब्रेकर, मर जा! धड़ाम! एक विस्फोटक गर्जना गूंज उठी। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप गया। डीमन प्रिंस के चेहरे की मुस्कान एक पल में जम गई। अगले ही पल डीमन किंग चैरियट ने उसे सीधा टक्कर मारी। उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया और कुछ ही सेकंड में आसमान के क्षितिज पर एक काले बिंदु में बदल गया, फिर नजर से ओझल हो गया। माओदान चैरियट पर बैठा अभी भी संतुष्ट नहीं था। अफसोस, उसने बहुत शक्तिशाली डीमन बॉडी बना लिया है, वरना इस टक्कर से उसका शरीर और आत्मा दोनों मिट जाते। लेकिन मेरे पास पीछा करने का समय नहीं था। मैंने तुरंत नीचे देखा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अनगिनत डिमोनिक बीस्ट अब भी नरसंहार मचा रहे थे और 4 डीमन जनरल्स अब भी डटे हुए थे। मैंने चैरियट की ओर देखा। सबको निकल जाओ! माओदान की आंखें चमक उठी। ठीक है। अगले ही पल उसने अपना असली रूप धारण किया। 100 मीटर ऊंचा विशाल टाइगर डीमन बॉडी, ग्रेट डीमन डवोरिंग हेवन फॉर्मेशन, गड़गड़ाहट, डीमन किंग चैरियट कांप उठा। उस पर बने डाओ फॉर्मेशंस एक साथ जगमगा उठे और फिर उनसे एक भयानक ब्लैक होल पैदा हुआ। एक ऐसा ब्लैक होल जो हर चीज को निगल सकता था। भयानक खिंचाव चारों दिशाओं में फैल गया। हजारों लाखों डिमोनिक बीस्ट उसकी ओर खींचने लगे। वे चीख भी नहीं पाए और सीधे चैरियट के भीतर मौजूद अनंत आयाम में समा गए। सिर्फ आधे कप चाय जितने समय में घेराबंदी करने वाली सेना का 80% हिस्सा गायब हो गया। लेकिन माओदान अभी रुका नहीं। उसने फिर दहाड़ लगाई। डेकिंग डीमनची, फैल जाओ! काले धुएं का समंदर चैरियट से बाहर उमड़ पड़ा। जहां भी वह धुआं पहुंचा सब कुछ सड़ने लगा। चाहे पत्थर की दीवारें हों या डिमोनिक बीस्ट के शरीर, चाहे मैजिकल ट्रेजर्स हों या डिवाइन एबिलिटीज, सब कुछ टूटने लगा, सड़ने लगा और फिर धूल बनकर बिखर गया। चीखें पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। मानव कल्टिवेटर्स दीवारों पर खड़े स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भय था और श्रद्धा भी। डाओ आर्टिफैक्ट, यह निश्चित रूप से डाओ आर्टिफैक्ट है। आखिर वह कौन है जो ऐसे डिवाइन ऑब्जेक्ट को नियंत्रित कर सकता है? बहुत जल्द युद्ध भूमि लगभग खाली हो गई। अब केवल चुशुआन, फैन शाओयू और बाकी 2 डीमन जनरल्स बचे थे। वे डिकेइंग डीमन ची के बीच मुश्किल से टिके हुए थे। उनके डीमन कोर्स, जिनमें अमृता जैसे गुण थे, अब फीके पड़ चुके थे, मानो किसी भी पल टूट जाएंगे। मैंने उन्हें देखा। मेरी मुट्ठियां कस गईं, फिर ढीली पड़ गईं। दिल दर्द से भर उठा। अगर मार दूं तो अपने भाइयों को मारूंगा, अगर छोड़ दूं तो वे मानव जाति के हत्यारे बने रहेंगे। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसी समय दूर आसमान में एक काला बिंदु दिखाई दिया और वह तेजी से बड़ा होने लगा। डीमन प्रिंस वापस आ गया था। उसके कपड़े जले हुए थे, बाल बिखरे पड़े थे, चेहरे पर खून की एक लंबी रेखा थी, लेकिन उसकी आभा अब भी भयावह थी। डीमन बॉडी रेल्म की पुनर्जीवन क्षमता ने उसे फिर खड़ा कर दिया था। उसने नीचे युद्ध भूमि को देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। की आंखों में क्रोध उबल रहा था। लोहे के हाथ वाले इंसान, मैंने तुम्हें कम आंका था। फिर उसकी नजर डीमन किंग चैरियट पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा और साथ ही घातक हत्या की मंशा भी। 9 हेवेंस डीमन गॉड का डाओ आर्टिफैक्ट, बहुत अच्छा, आज यह मेरा होगा। उसने हाथ उठाया और वही वुल्फ हेड ब्रॉन्ज मिरर बाहर निकाला। मैं हाउलिंग मून वुल्फ एम्परर का प्रत्यक्ष पुत्र हूँ। मेरे पास डाओ आर्टिफैक्ट हो, इसमें हैरानी कैसी? ब्रॉन्ज मिरर आसमान में उड़ गया। अगले ही पल आयरन बोन पास के ऊपर एक विशाल चांदी का पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ। ठंडी चांदनी पूरे युद्ध क्षेत्र पर बरसने लगी और जिन पर भी वह रोशनी पड़ी उनकी आंखें धुंधली होने लगी। उनकी चेतना धीरे धीरे निगली जाने लगी। सब कुछ छीन लेने वाली उस चांदनी के सामने माओदान ने एक उग्र दहाड़ लगाई। डेमन एलिफेंट मायरियड फॉर्म्स, डेमन डवर्स, सन एंड मून। अगले ही पल उसने अपना हेवनली डीमन ट्रू बॉडी प्रकट कर दिया। आसमान कांप उठा। डीमन किंग चैरियट से अनंत डेकेइंग डीमन ची बाहर फूट पड़ी। काली धुंध की सुनामी सीधे उस विशाल सिल्वर मून को निगलने दौड़ पड़ी। दोनों डाओ आर्टिफैक्ट्स आकाश में आमने सामने टकरा गए। धम धम धम, पूरा आकाश फटता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक तरफ सिल्वर मून, दूसरी तरफ डीमन किंग चैरियट। दोनों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो चुका था और फिलहाल कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। नीचे युद्ध भूमि पर हालात बदल चुके थे। सभी डेमोन बीस्ट लगभग साफ हो चुके थे। चारों डेमन जनरल्स भी डेकेइंग डेमोन ची की वजह से बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। उनकी शक्ति गिर चुकी थी और वे फिलहाल लड़ने में असमर्थ थे। यही मौका था। मानव कल्टिवेटर्स ने आखिरकार सांस लेने का अवसर पाया। फिर
फिर सबकी नजर एक ही व्यक्ति पर टिक गई। वह सिल्वर बालों वाला, नीली आंखों वाला, घमंडी डीमन प्रिंस। सालों का खून, सालों की नफरत, सालों का दर्द एक साथ सबके दिलों में उमड़ पड़ा। तभी किसी ने भीड़ के बीच दहाड़ लगाई, उसे मार डालो। बस यही एक आवाज काफी थी। हजारों, लाखों कल्टीवेटर्स मौत की परवाह किए बिना समुद्र की लहरों की तरह आगे बढ़ पड़े। उनकी आंखों में केवल प्रतिशोध था और मैं भी अपने घायल शरीर को घसीटते हुए सबसे आगे दौड़ पड़ा। आसमान डिवाइन एबिलिटीज और मैजिकल ट्रेजर्स से भर गया। अनगिनत हमले एक साथ डीमन प्रिंस पर टूट पड़े, लेकिन उसने बस हाथ उठाया। एक साधारण सी मूनलाइट बैरियर उभरी और अगले ही पल सारे हमले उसी में समा गए। कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उसने हाथ घुमाया। चांदनी से बनी धारदार तलवारें चारों तरफ फैल गईं। स्विश स्विश स्विश, सैकड़ों हजारों कल्टीवेटर्स पलक झपकते ही कटकर गिर पड़े। खून की बारिश होने लगी, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। जो गिर गए उनकी लाशों पर पैर रखकर पीछे वाले आगे बढ़ते रहे। डीमन प्रिंस क्रोध से गरजा, चींटियाओं, मरने के लिए इतनी बेताब हो? अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। हाउलिंग मून वुल्फ एम्परर क्लैन का रक्त पूरी तरह जाग उठा। कुछ ही क्षणों में एक पर्वत जितना विशाल सिल्वर वुल्फ युद्ध भूमि के बीच खड़ा था। उसने सिर उठाया और एक लंबी हुआंक लगाई। उस गर्जना के साथ एंशिएंट डीमन एम्परर ब्लड लाइन का दबाव पूरे युद्ध क्षेत्र पर टूट पड़ा। मानव कल्चरेटर्स के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी आत्माएं कांप उठी, घुटने जवाब देने लगे। कई लोग वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। कुछ तो हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति अब भी खड़ा था। मैं 11 जन्मों के पुनर्जन्म से बनी मेरी डाव हार्ट उस दबाव के सामने झुकी नहीं, मानो टाई माउंटेन मेरे कंधों पर रख दिया गया हो। हर कदम असंख्य टन भारी लग रहा था, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। डीमन प्रिंस मुझे देखकर हंसा। अभी भी विरोध करना चाहता है? फिर उसकी नजर फैन शाओयू और चू शुआन पर पड़ी। दोनों जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके चेहरे दर्द से विकृत थे। डीमन प्रिंस ने आदेश दिया, जाओ, इसे मार डालो सबके सामने। इसकी खाल उधेड़ दो, इसकी हड्डियां तोड़ दो। ब्लड लाइन कमांड अटल था। दोनों की आंखों में जो थोड़ी सी चेतना लौटी थी वह फिर दबा दी गई। वे धीरे धीरे खड़े हुए और मेरी ओर चलने लगे। मैंने उन्हें देखा। मेरी आंखों में वह सिर्फ दर्द था, सिर्फ बेबसी। मैं हिल नहीं सकता था, बस देख सकता था अपने भाइयों को अपने ही खिलाफ आते हुए। फैन शाओयू की मुट्ठी पर ड्रैगन एलिफेंट फैंटम गरज रहा था। चू शुआन के पीछे वज्रधर्म फॉर्म क्रोध से खड़ा था। दोनों ने अपनी मुट्ठियां उठाई। डीमन प्रिंस के चेहरे पर निर्दयी मुस्कान फैल गई। मारो। अगले ही पल दोनों की मुट्ठियां नीचे गिरी, लेकिन वे मेरी तरफ नहीं आई। ठीक अंतिम क्षण में फैन शाओयू और चू शुआन की आंखों में मानवता की आखिरी चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने अपनी बची हुई सारी इच्छा शक्ति, अपनी बची हुई सारी चेतना एक ही पल में झोंक दी और फिर दोनों अचानक मुड़े। धड़ाम। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की साधना, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा इन दो मुक्कों में भर दी और पूरी ताकत से डीमन प्रिंस के शरीर पर दे मारी। धाम धड़ाम। यह विश्वासघात इतना अचानक था कि डीमन प्रिंस भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। डीमन प्रिंस अचानक पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी छाती खून और मांस से लथपथ हो चुकी थी। पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर चारों ओर से आसमान चीर देने वाली गर्जना फूट पड़ी। मानव सेना खुशी से पागल हो उठी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कचरा। डीमन प्रिंस पूरी तरह बौखला चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन बचा था। विशाल दैत्याकार पंजा आकाश से नीचे उतरा। धड़ाम धड़ाम। फैन शाओयू और चू शुआन दोनों उसी क्षण खून के दो गुच्छों में बदल गए। उनके शरीर पलक झपकते ही चूर चूर हो गए, लेकिन मरने से पहले एक बेहद कमजोर आवाज हवा में तैर गई। भाई भाग जाओ, अगली बार फिर साथ लड़ेंगे। आवाज हवा में बिखर गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। मैंने एक घायल जानवर की तरह आसमान हिला देने वाली गर्जना की। अगले ही पल मैंने निषिद्ध तकनीक सक्रिय कर दी। डीमन ओरिजिन डिसइंटीग्रेशन आर्ट मेरी जीवन शक्ति पागलों की तरह जलने लगी। 1 साल, 10 साल, 100 साल, 800 साल की आयु क्षण भर में भस्म होने लगी। मेरे बाल जड़ों से सफेद होने लगे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां उभर आईं, लेकिन मेरी शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वह लगातार बढ़ती गई और बढ़ती गई, एक ऐसे स्तर तक जहां मैं पहले कभी नहीं पहुंचा था। मैंने दहाड़ लगाई। दाओ अल्टीमेट 44 डिवाइन एबिलिटीज एकीकृत हो जाओ मेरे गोल्डन कोर से। करुण चीख जैसी आवाज निकली। वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। फिर उससे सुनहरी शक्ति का महासागर फूट पड़ा। यह मुक्का 800 वर्षों की कीमत पर बना था। यह मुक्का मेरे भाइयों के खून और आंसुओं की पुकार। मैंने दांत भींच लिए और पागलों की तरह गर्जा, साले इसे झेल कर दिखा। अगले ही पल मैं स्वयं एक सुनहरी उल्का बन गया। एक ऐसी रोशनी जो आकाश और धरती को चीरती हुई आगे बढ़ी। तड़ाम। मेरा मौका सीधे डीमन प्रिंस के चेहरे पर जा लगा। उसके प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट्स एक के बाद एक टूटने लगे। धड़ाम चटाक धड़ाम।
तमाम सभी रक्षा परतें बिखर गईं। उसका वास्तविक डेमन बॉडी सीधे आर पार छेद दिया गया। वह दूर जा गिरा, सैकड़ों मीटर लंबा गड्ढा बन गया। उसका शरीर 4 टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय माओदान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मालिक, मैंने उनके अवशेष और डिवाइन सोल सुरक्षित रख लिए हैं। अगर कभी एंशिएंट फ्लेम एम्परर का ताइक्शु एंशिएंट फर्नेस मिल गया तो शायद उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह सुनते ही मेरे भीतर जकड़ा हुआ तनाव अचानक टूट गया। उम्मीद की एक किरण अभी भी बची हुई थी, लेकिन मेरा शरीर अब जवाब दे चुका था। मैं वहीं ढह पड़ा, पूरी तरह निढाल। शहर की दीवारों पर जश्न फूट पड़ा। हर कोई चिल्ला रहा था, हर कोई खुशी से रो रहा था। उन्हें लगा युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन गड्ढे के भीतर कुछ हिल रहा था। वह टूटा हुआ मांस धीरे धीरे रेंगने लगा, फिर एक दूसरे से जुड़ने लगा। खून, हड्डियां, मांस सब दोबारा बनने लगा। आधे कप चाय जितने समय में भी नहीं, एक चमत्कार घट गया। डीमन प्रिंस फिर से खड़ा था, पूरी तरह सही सलामत। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं बचा था, बस उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग जल रही थी जो पूरे संसार को जला सकती थी। उसने मुझे घूरा, आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और क्रोध से कांप रही थी। एक गोल्डन कोर मुझे लगभग मार ही चुका था। अगर आपको इसके बाद की कहानी जाननी है तो 8 के सब्सक्राइबर्स और 3 के लाइक्स पूरे कर दो। टारगेट पूरा होते ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।